आज हम बात करेंगे एज़टेक साम्राज्य के पतन की। एक ऐसी कहानी जिसे ज्यादातर लोग सच कहूं तो गलत समझते हैं। सोचिए, एक तरफ सिर्फ कुछ 100 हमलावर, दूसरी तरफ लाखों लोगों का एक विशाल साम्राज्य, और फिर सब खत्म। ये हुआ कैसे? ये सवाल ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है ना? देखिए, जो आम कहानी हमें सुनाई जाती है वो ये है कि मुट्ठी भर स्पेनिश सैनिक आए, उनके पास बेहतर बंदूकें थीं, बेहतर हथियार थे और उन्होंने पूरे एज़टेक साम्राज्य को जीत लिया। पर असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो बिल्कुल अलग है। असलियत यह है कि इस साम्राज्य को किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं हराया, इसकी अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों ने इसके पतन का रास्ता तैयार किया था। तो फिर असल में हुआ क्या था? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं, और इसका जवाब छिपा है साम्राज्य की बुनियाद में। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो डर पर बना था, और यही वजह है कि इसके दोस्त कम और दुश्मन बहुत ज्यादा थे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एज़टेक साम्राज्य आज के जमाने के किसी एक देश जैसा नहीं था। ये एक ट्रिब्यूटरी एम्पायर था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो आसपास के शहरों पर अपनी फौजी ताकत के दम पर राज करते थे, उनसे भारी टैक्स वसूलते थे और यहां तक कि मानव बलि के लिए लोग भी मांगते थे। लेकिन उन जीते हुए लोगों को कभी भी अपना नागरिक नहीं मानते थे, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देते थे। तो जरा सोचिए, जो लोग इनके राज में जी रहे थे वो इन्हें कैसे देखते होंगे? बिल्कुल भी एक रक्षक की तरह नहीं, बल्कि एक लुटेरे की तरह। एक ऐसा शासक जो सिर्फ लेना जानता है। कल्पना कीजिए उस डर और गुस्से की जो सालों से लोगों के दिलों में सुलग रहा होगा। तो मतलब साफ है, इस साम्राज्य की नींव ही बेहद कमजोर थी। जिन लोगों को जीता गया उन्हें कभी अपना नहीं बनाया गया, तो बगावत का खतरा तो हमेशा ही बना हुआ था। यहां शासन विश्वास पर नहीं बल्कि खौफ पर चलता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? यही कि जब असली मुश्किल आई तो वफादारी नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। और ठीक इसी नाजुक और अस्थिर माहौल में स्पेनिश लोगों की एंट्री होती है। और यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये लोग असल में थे कौन? हमलावर या फिर मुक्ति दिलाने वाले? और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। स्पेनिश लोग असल में विजेता नहीं थे, वो तो बस एक कैटलिस्ट थे। मतलब उन्होंने उस अंदरूनी गृहयुद्ध को बस भड़का दिया जो पहले से शुरू होने को तैयार बैठा था। उन्होंने सिर्फ उस आग में घी डालने का काम किया जो बरसों से सुलग रही थी। तो कॉर्टेस के साथ स्पेनिश सैनिक थे कितने? जवाब है सिर्फ लगभग 500। सिर्फ 500! लाखों के साम्राज्य के सामने ये संख्या तो कुछ भी नहीं थी। लेकिन उनके साथ मिलकर लड़ने वाले लोकल सहयोगी कितने थे? दसियों हजार, जी हां, हजारों की तादाद में। तो ये लड़ाई स्पेनिश लोगों की जीत थी ही नहीं, ये तो असल में एक लोकल सिविल वॉर था, एक गृह युद्ध जिसमें स्पेनिश लोग सिर्फ एक छोटा लेकिन हाँ बहुत जरूरी हिस्सा थे। अब जरा उन कबीलों के नजरिए से देखिए, जैसे कि ट्लक्सकलन्स। ये वो लोग थे जो सालों से एज़टेक का जुल्म सह रहे थे। उनके लिए स्पेनिश लोग हमलावर नहीं थे, वो तो एक मौका थे, आजादी पाने का मौका, अपने जालिम शासकों को उखाड़ फेंकने का एक जरिया, एक हथियार। ठीक है, दुश्मनों की बात तो समझ आती है, लेकिन खुद सम्राट का क्या? मोक्टेजुमा II, क्या वो बस एक अंधविश्वासी राजा था जिसे कुछ समझ ही नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उसके फैसले काफी सोचे समझे और तर्कसंगत थे, लेकिन यही फैसले आगे चलकर घातक साबित हुए। मोक्टेजुमा की स्ट्रैटेजी को अगर देखें तो वो काफी लॉजिकल थी। पहला, उसने आते ही जंग नहीं छेड़ी, बल्कि बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की। दूसरा, उसने पुरानी कहानियों को हकीकत से अलग रखा। और तीसरा, जो सबसे बड़ा दाव था, उसने कॉर्टेस को राजधानी टेनोच्टिटलान के अंदर बुला लिया, ये सोचकर कि वहां वो उसे अपनी नजर के सामने अपने कंट्रोल में रख सकेगा। लेकिन यही वो दांव था जो उल्टा पड़ गया। देखिए, जिस साम्राज्य की नींव ही डर पर टिकी हो, वहां अगर राजा जरा भी हिचकिचाता है तो वो कमजोरी की निशानी मानी जाती है। मोक्टेजुमा की ये सावधानी, ये डिप्लोमेसी, उसके अपने ही लोगों को उसकी कमजोरी लगी। इससे उसके ही दरबारियों में फूट पड़ गई, और जो प्रजा सालों से डरी हुई थी उसका गुस्सा भड़क उठा। लेकिन कहानी में अभी एक और विलन बाकी है, एक ऐसा दुश्मन जो किसी भी सेना से कहीं ज्यादा खतरनाक था, एक ऐसा जानलेवा हमला जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। स्पेनिश लोग अपने साथ एक अनदेखा हथियार लाए थे, चेचक की बीमारी, स्मॉल पॉक्स। और इसका असर कितना भयानक था? अंदाजा यह है कि बहुत ही कम समय में एज़टेक की 30 से 50% आबादी खत्म हो गई।
ये सिर्फ एक बीमारी का फैलना नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता का सफाया था। और सोचिए, ये सिर्फ मौत के आंकड़ों की बात नहीं थी। इस महामारी ने समाज के पूरे ढांचे को ही तहस-नहस कर दिया। जो लीडरशिप थी, राजा, पुजारी, जनरल, सब एक-एक करके मरने लगे। पूरी कमांड चेन टूट गई। जब भगवान भी नहीं बचा पाए तो लोगों का धर्म से भरोसा उठने लगा और देखते ही देखते पूरा सोशल ऑर्डर बिखर गया। तो एक बात साफ समझनी होगी, साम्राज्य सिर्फ इस बीमारी की वजह से नहीं हारा। बीमारी तो बस एक एक्सीलरेटर थी। उसने उस पतन की रफ्तार को बस तेज कर दिया जो पहले से ही चल रहा था। ये जड़ नहीं थी। कोई और समाज जो अंदर से मजबूत होता शायद इस महामारी को झेल जाता, लेकिन एज़टेक साम्राज्य की अपनी अंदरूनी कमजोरियों ने इस बीमारी को एक आखिरी और सबसे घातक चोट बना दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम का, इस पतन का नतीजा क्या निकला और इसका असर आज के लैटिन अमेरिका पर कैसे पड़ता है? सच तो ये है कि इस पतन की परछाई बहुत बहुत लंबी है। सबसे पहले तो ये एक फलती फूलती स्वदेशी सभ्यता का अचानक से हुआ अंत था। फिर स्पेनिश और लोकल समाजों का एक जबरदस्ती का मिलन हुआ, जिससे समाज में एक नया और बहुत ही सख्त ऊंच नीच का सिस्टम बना। आज भी लैटिन अमेरिका में जो इतनी गहरी असमानता और तानाशाही वाली सरकारें दिखती हैं, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी घटना में हैं। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। आखिरकार असली वजह क्या थी? एज़टेक साम्राज्य क्यों ढह गया? जवाब सिर्फ एक है, अंदर का दुश्मन। एक बार फिर साफ कर दें, ये साम्राज्य इसलिए नहीं गिरा कि इसकी फौज कमजोर थी या ये विज्ञान में पीछे थे। ये सब बहुत आसान से जवाब हैं, पर ये सच नहीं है। ये गिरा क्योंकि इसके अंदर एकता और भरोसे की जबरदस्त कमी थी। इसी कमी ने एक बाहरी खतरे को इसके अपने ही दुश्मनों के लिए एक मसीहा जैसा बना दिया। साम्राज्य के अंदर जो दरारें थीं, उन्हीं दरारों ने बाहरी ताकत को अंदर आने का खुला रास्ता दे दिया। और यहाँ हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। दुश्मन हमेशा बाहर से ही नहीं आता। जरा अपनी दुनिया पर नजर डालिए, चाहे वो कोई देश हो, कोई कंपनी हो या हमारे अपने रिश्ते। वो अंदरूनी दरारें कहाँ हैं जो किसी बाहरी खतरे से ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं?